सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अभी क्लास होने वाली है आप लोगों की, वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें कौन सा चैप्टर आज शो होना है? सेल। दिख रही है आप लोगों को? सेल। ओके, ओके, होप देख रही होगी यहाँ पे लिखी क्या है? सेल। ओके, सेल क्या होता है? पहले भी सुना होगा, सेल बॉडी बना है जिससे, या तो बिना कभी प्लांट सेल, एनिमल सेल, बायोलॉजी क्लास 10 तक 12 तक में तुम लोगों ने सुना होगा क्या होता है सेल। ओके, तो सेल बेसिकली होता है ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है या तो किसी भी चीज का जो सेल होता है वो बेसिकली होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। उसका स्ट्रक्चर जैसे कि बोले उसका साइज, लुक वगैरह जो होता है उसका स्ट्रक्चर, और फंक्शन क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो क्या होता है सेल? सेल इज बेसिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है सेल? बेसिकली स्ट्रक्चर, सेल इज द बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, सिंपली क्या कर सकते हैं, सेल से हमारा क्या बना हुआ है? हमारा बॉडी। सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, अब सेल के बारे में क्या जानते हो? पहले तो ये बताओ कि सेल होते कितने टाइप के हैं? कभी सुना होगा सेल कितने टाइप के होते हैं? सेल बेसिकली होते हैं 2 टाइप के, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। बेसिकली सेल होते हैं 2 टाइप के, एक होता है प्रोकार्योटिक, दूसरा यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है पहले समझते हैं। ये तो प्रोकार्योटिक सेल जो होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। इसमें न्यूक्लियस की कमी होती है, इसमें न्यूक्लाइड होती है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जहाँ पे यूकार्योटिक में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और यूकार्योटिक सेल जो है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन वायरस, ये होता है बैक्टीरिया। ओके, बच्चों आप लोग अपने में एक बार ये डिस्कस कर लो कि यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक में क्या होता है डिफरेंस। लिख लो अपने से, मैक्सिमम 5 मिनट लिखो, मैं आगे क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, तब तक आप 5 मिनट लिखो उसके। चलो बात करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। होप सो आप लोगों ने देखा होगा सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। क्लास 8 से ही ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा अपनी बुक में, बायोलॉजी के बुक में, या तो कभी किसी यूट्यूब चैनल पे कुछ भी चीज। तो अभी देखते हैं क्या होता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर ओके, बहुत क्लियर है। एक मिनट, is this clear now? Maybe. Is this clear now?
मोटा मोटी देख सकते हो ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। ओके, क्या है ये? सेल का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है न्यूक्लियस। ओके, क्या ये? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल बॉडी, और ये सेल मेम्ब्रेन, साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी से कहते हैं। ओके, ये क्या है? गोल्गी apparatus। ये है लाइसोसोम्स। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं इसे कहते हैं राइबोसोम्स। और जो ये दिख रही है इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर देख के आप समझ में आ गया हो कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, उसमें प्रेजेंट क्या क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इन सब की फंक्शन क्या होती है। ठीक है, दिख रही है सेल, दिस इज कॉल्ड सेल। ओके, इसमें ये भी दिख रही है इसमें क्या क्या है प्रेजेंट, दिख रहा है। ओके, तो अब डेफिनेशन मैं बोलती हूँ, दैट्स योर वर्क कि इन सब की डेफिनेशन को नोट डाउन करनी है। ओके, तो मैं एक बार पर्टिकुलरली इसको पहले क्लियर करके सारे के नेम लिख देती हूँ। ओके, लेट्स क्लियर। पहले तो आप सब मेरे साथ बोलो कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म, तीसरा क्या है? न्यूक्लियस, चौथा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्या होता है? राइबोसोम्स। फिर क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी apparatus, जिसको apparatus के जगह पे बॉडी भी कहते हैं। ओके, अब आता है लाइसोसोम्स। सो अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात किया जाए तो क्या होता है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, अब ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन। ओके, तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल का जो अपर बॉडी होता है, ये बना होता है डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, अब ये अगर सेल के अंदर का जो भी ऑर्गेनल्स है तो ये क्या हो गया उसका? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल वॉल और बाउंड्री, इट इज अ सेल वॉल और बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। ओके, बात करें सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन इज इलास्टिक मेम्ब्रेन, इट कैन बी एक्सपेंड। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक्सपेंड कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, और इसके
इलास्टिसिटी होने का फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि एक तो इसका फायदा क्या होता है? इसके इलास्टिसिटी का फायदा तब होता है, सपोज हम लोग ने खाना खाया तो हमारे गले में जो एसोफेगस है, फूड पाइप, वो भी तो सेल से बनी हुई है। अगर इलास्टिसिटी ना हो तो खाना तो गले में अटक जाएगा। तो इसलिए जो हमारा सेल होता है उसमें इलास्टिसिटी होना जरूरी है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे ये सेल है, देख लो, ये सेल है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ये ऑर्गेनल्स किसी चीज से स्टिच तो होंगे, चिपकने के लिए कुछ तो होगा, तो वही है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है जो कि सेल के सारे ऑर्गेनल्स को स्टिच करके आपस में रखे रहता है विद इन अ सेल। ओके, क्या कह सकते हो? साइटोप्लाज्म इज अ जेलेटिनियस लिक्विड दैट स्टिच द ऑर्गेनल विद इन द सेल। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? सेल में जो मिडिल पार्ट होता है प्रेजेंट, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस की जगह पे इसको डीएनए आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है आरएनए और डीएनए। व्हाट मीन? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए। ओके, और न्यूक्लियस एक चीज से कवर होता है। न्यूक्लियस एक पतले चीज से कवर होता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसे राउंड स्ट्रक्चर तो होता है न्यूक्लियस का, बट इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे से पोर होते हैं, जिससे जो भी बाहर से सब्सटेंस मिलता है, सपोज जो हमारा राइबोसोम है, इसका काम है प्रोटीन प्रोड्यूस करना। ये प्रोटीन कैसे हमारे आरएनए और डीएनए को देता है? न्यूक्लियस में से। और न्यूक्लियस को कैसे एक्सेप्ट करता है? बाय द पोर ऑफ दैट न्यूक्लियस हैविंग। ओके, और जो लोग कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करवा लो, उसमें हम लोग का पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, तो यही चीज होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए। ये क्या करता है? हमारे एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन तक ट्रेवल करवाता है, जब तक ये डीएनए ओवर ना हो जाए। सपोज मैं अपने प्रजाति के लास्ट प्रोडक्ट हूँ और मेरा कोई प्रोडक्ट जब नहीं होता है, तब जाके ये जनरेशन खत्म होती है। तब अगर प्रजाति की बात किया जाए तो डीएनए और डीएनए चलते जाती है, जब तक ये ओवर ना हो जाए। ओके, सो न्यूक्लियस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज। ओके, एक सीरीज है जो कि एक साथ बहुत सारे ऑर्गेन्स को कनेक्ट करके रखती है। ये एक सीरीज बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो कि दो से ज्यादा ऑर्गेन्स को एक साथ स्टिच करके रखे रहती है। ओके, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सब पॉइंट्स हैं, सब डिवीजन है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सब डिवीजन है। क्या हो गया वो? एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें देखते हैं स्मूथ और रफ में अंतर क्या है। ओके, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम से हटकर रहती है, राइबोसोम इसमें अटैच नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं होता, वेदर एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रेटिकुलम के साथ अटैच होता है राइबोसोम्स। ओके, पहला डिफरेंस ये है। बाकी देखते हैं क्या है। ये जो SER है, मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका फॉर्मेशन होता है लिपिड या फिर स्टेरॉइड हार्मोन की। हमारे बॉडी में लिपिड और जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये कहाँ फॉर्मेशन लेता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वेयरएज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो कहाँ से आती है? वो राइबोसोम से आती है। मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो अपने अंदर प्रोटीन को बनाता है, वो एक थैला से निकालता है अपने ऊपर, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऊपर का जो सेलुलर फेस होता है, वो निकलता है और पूरा एकदम खो जाता है ऑल ओवर द सेल, विद इन अ सेल। ओके, और उसको ही हम लोग नाम देता है राइबोसोम्स, और वही राइबोसोम्स हमारे न्यूक्लियस को प्रोटीन ट्रांसफर करता है। ओके, होप सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लियर नाउ। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपेंडिक्स, कुछ भी बोल सकते हो।
गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपेटस जो है इसको कह सकते हैं ये मेम्ब्रेस फोल्ड है ना, ये इसमें जो बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो एक साथ एक में लपटे हुए हैं ओके। और इसका मेनली काम क्या है, ये सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, सेल को मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करता है ओके। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स। गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन या तो टर्मिनल मेम्ब्रेन हो गया। बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम्स पाए जाते हैं गोल्गी एपेटस के अंदर या तो उससे अटैच्ड। और जो ये लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इससे सोसाइटल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब बात करते हैं सोसाइटल बैग क्यों कहते हैं इसे। सोसाइटल बैग इसलिए इसे कहते हैं, सपोज एक ये सेल है, सेल के अंदर ये एक प्रोटीन राइबोसोम्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके प्रोटीन ट्रांसफर कर दिया। अब तो ये हो गया डिस्ट्रॉय। अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, इसके अंदर घूमेगा तो ये कर देगा सेल को खराब, इसलिए इसमें प्रेजेंट होता है जो कहता है लाइसोसोम्स, क्योंकि इसको खा के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए क्या हो गया, ये लाइसोसोम इज द सोसाइटल बैग ऑफ द सेल ओके। क्या तुम खुद से बना सकते हो? क्या तुम लोग खुद से बना सकते हो? इसकी डेफिनेशन नोट्स कंप्लीट कर सकते हो खुद से? हाँ कर सकते हो, नहीं करना है। Explain everything. You have to make note within yourself. Okay? खुद के हेल्प से नोट्स बनाओ। अब क्लास 12 पास कर गए हो, इतना तो आना चाहिए। इसमें कुछ समझ रहा है तो समझ सकते हो खुद से। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या बात करते हैं, कभी सुना है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या होता है, कभी तो सुना होगा। तो सेल डिवीजन क्या होता है वो देखते हैं ओके। एक मिनट, दिख रहा है सेल डिवीजन? काफी लाइट तक लिखा होगा सेल डिवीजन ओके। दिख रहा है सेल डिवीजन। So cell division is the process. Cell division एक process है by which a parent cell divide into a two more daughter cell. It occur in two main formation, mitosis and a meiosis. Mitosis result in a two genetically identical daughter cell and is used for the growth development and tissue repair.
Meiosis, on the other hand, produce 4 genetically unique daughter cell with half the chromosome number of the parent cell and is the essential for sexual reproduction. Cell division ensures the continuity of a life, proper development and genetic diversity. Okay. तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक पेरेंट सेल से 2 और डॉटर सेल बाहर निकालता है, रिप्रोड्यूस करता है. ओके. और जो ये 2 डॉटर सेल रिप्रोड्यूस होती है एक पेरेंट सेल के अंदर से, उस प्रोसेस को ये प्रोसेस में 2 तरीके में बटा है. एक है माइटोसिस, दूसरा मायोसिस. ओके. माइटोसिस में होता है कि एक पेरेंट सेल जब वो डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं तो वो डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल जो होता है जब वो 2 डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं. और जब अगर बात किया जाए मायोसिस का, मायोसिस में होता है जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो हाफ क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होती है. फिर वो डॉटर सेल एक साथ मिल करके एक इंडिविजुअल बनाते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? कभी फंगी देखा है? फंगी से छोड़ो, हाँ, एल्गी ले लो. क्लास 10 से 12 तक एल्गी का डायग्राम बनाया होगा तुमने, कुछ ऐसा, फिर आधा निकला, फिर ऐसे और ऐसे बन गए, समथिंग लाइक दैट देखा होगा. तो वैसे ही क्या ये एग्जाम्पल किसके हो गया? माइटोसिस. ओके. माइटोसिस के एग्जाम्पल हो गए. मायोसिस के एग्जाम्पल क्या हो गया? ह्यूमन. ठीक है. ह्यूमन में 2 डॉटर सेल है, XX, XY. ये दोनों हाफ क्रोमोसोम्स के हैं. ये दोनों जब मिल गए, या अगर ये दोनों मिल गए तो क्या बनाते हैं? या तो बॉय या तो गर्ल. ओके. तो माइटोसिस और मायोसिस में अंतर पता चल गया. सो योर होमवर्क, माइटोसिस और मायोसिस के प्रोसेस की ग्राफ आती है फ्लो चार्ट टाइप. सो या तो क्रोम की मदद से बनाओ या खुद के हेल्प से बनाओ. मेक अ चार्ट ऑफ मायोसिस और माइटोसिस. ओके. एक और आप लोगों की होमवर्क है. होमवर्क है सेल की लाइफ साइकिल. सेल की लाइफ साइकिल जो होती है उसका फ्लो चार्ट बनाने के बावजूद उसको छोटे शब्दों में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. एंड आई वांट दिस होमवर्क ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे. ओके. सेल फिजियोलॉजी से क्या समझ में आता है? क्या होगा? पहले मतलब फिजियोलॉजी क्या होता है? तुम लोग का सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. व्हाट डू मीन अबाउट फिजियोलॉजी? सो फिजियोलॉजी बेसिकली बात करते हैं फंक्शन की. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर सेल फिजियोलॉजी. व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल? ओके. Is the biological study of activities that take place in the cell to keep it alive. The term physiology refers to a normal function in a living organism. सेल फिजियोलॉजी एक बायोलॉजिकल स्टडी है जो कि क्या बताता है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन बॉडी में टेक प्लेस करती है. ह्यूमन बॉडी को चलाने में, फिराने में, उसके काम को करवाने में, उसके हर एक्टिविटीज पूरी करवाने में हेल्प करती है. और उसको बेसिकली और मेनली क्या उसको जिंदा रखती है. जैसे इंसान, जानवर, जो भी सेल्फ पे डिपेंडेंट है उसको जिंदा रखती है. उसकी हर एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? सेल फिजियोलॉजी. ओके. द टर्म फिजियोलॉजी refers to normal function in a living organism. अभी जैसे मैंने कहा कि जो फिजियोलॉजी है उसको नॉर्मली फंक्शन को, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको नॉर्मल फंक्शन पे यूज किया जाता है. क्या? फिजियोलॉजी. ओके. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसा होता है? विद इन अ सेल देयर आर डिफरेंट थ्रू व्हिच सेल कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. द टू मेन पाथवे आर passive transport and active transport. Passive transport is more direct and it does not require use of the cell energy. It relieves on an area that maintains in a high to low concentration gauge. Active transport uses adenosine triphosphate ATP to transport a substance that moves against a concentration gauge. जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है सेल की, वो होती है बेसिकली 2 तरीके से. एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव. पैसिव जो होता है वो मोर डायरेक्ट होता है. पैसिव जो होता है उसका जो एक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली जो हम लोग काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है. और जो बात होती है दूसरी एक्टिव की, एक्टिव वाली जो हम लोग की जो भी एक्टिविटी होती है वो किस पे होती है? हमारे अंदर वो एक एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसके मदद से जो हम लोग एक्टिविटी कर पाते हैं वो होता है एक्टिव प्रोसेस. ओके. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है.
होप तो समझ में आ गई होगी। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका मूवमेंट क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। ओके, द पाथवे फॉर अ प्रोटीन टू मूव इन अ सेल स्टार्ट्स एट अ ईयर। व्हाट इज ईयर? ईयर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट करता है प्रोटीन वो किसके अंदर करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द ईयर एंड कार्बोहाइड्रेट आर एडेड टू मेक अ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, जो लिपिड्स और जो प्रोटीन है वो किसमें सिंथेसाइज होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, और ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में वो उसमें जाके एड ऑन होता है और उसको क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन अंडरगो फर्दर सिंथेसिस इन द गोल्गी apparatus becoming Golgi lipid. Both Golgi protein, the glycoprotein and glycolipid and glycolipids are transported in the vesicle to the plasma membrane. The cell release secretory protein known as the exocytosis. अब बात करते हैं जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो होता है प्रोटीन और लिपिड ये सिंथेसाइज करते हैं और बाहर से जो हम लोग लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें मिलकर क्या बना देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन जब वो ट्रांसफर हो जाता है, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन जब उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकाल के जब वो जाता है गोल्गी apparatus में, तो वो वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड इन सबको इन दो को डिवाइड कर देता है एक दूसरे में और इन दोनों को ये डायरेक्टली किसके पास दे देता है? ये दो जाके डायरेक्टली न्यूक्लियस के पास जाके न्यूक्लियस में ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्योंकि हमारे ऑल ओवर बॉडी मिलती है और जो हम लोग यूज करते हैं। और जो ये सेल रिलीज करता है हमारे बॉडी को वो क्या रिलीज करता है? वो करता है एक्सोसाइटोसिस। क्या है वो? एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? ये जो बाकी है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड एंडोस्टेटिस इन एनिमल सेल, ये सारे आपके वैसे आ जाएंगे ओरिएंटेशन वाले में, तो मेनली उस सब्जेक्ट में आपको ये सब पढ़ना है तो मैं यहाँ से स्किप करूँगा। ओके, अब बातें करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? Cell signaling is part of a complex system of communication that governs basically cellular activity and coordinates cell action. The ability of a cell to perceive and directly respond to their microenvironment is the basis of development, tissue repair, and immunity as in normal tissue homeostasis. Other cellular information processes responsible for disease such as cancer, autoimmunity, and diabetes. सेल जो है वो सिग्नल करता है हमारे बॉडी के कम्प्लेक्स सिस्टम को जो कि कम्युनिकेट करता है बेसिकली सेलुलर एक्टिविटीज जो दो तरीके के थे, पैसिव एक्टिविटी के थ्रू बातें करता है और उसको कोऑर्डिनेट करके एक एक्शन बनाता है। और दूसरा क्या है? द एबिलिटी ऑफ सेल टू परसीव एंड करेक्टली रिस्पॉन्ड द माइक्रो एनवायरनमेंट इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड इम्यून सिस्टम। जो सेल के अंदर का जो खुद के अंदर का एबिलिटी होता है वो क्या करता है? वो उस एक्शन को परसीव करता है, उसको एक सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसमें। और ये क्या हेल्प करता है? जो कि हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है सेल का उसको सही चलने में हेल्प करता है। दूसरा टिश्यू, कहीं भी अगर टिश्यू में कुछ भी गड़बड़ हुआ हो, टिश्यू फट गया हो, टिश्यू या तो सूज गया हो, कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत टिश्यू में आया हो तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है एज वेल एज जो नॉर्मल टिश्यू है उसका होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है। ओके, अब अगर इसके अंदर अगर जनरल प्रिंसिपल जो है सेल के उसके अंदर अगर कुछ एरर आता है तो वो क्या कर सकता है? वो हमारे बॉडी के जो सेल रिस्पॉन्स है उसमें अगर कुछ भी एरर आता है तो उससे क्या होती है? हमें या तो किसी तरीके की बीमारी हो जाती है, फीवर हो जाती है, कैंसर का भी खतरा होता है, ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है और साथ ही साथ हमें डायबिटीज की भी प्रॉब्लम होती है। सेल सिग्नलिंग, बात करते हैं सेल सिग्नलिंग की। सेल सिग्नल कैसे देता है? ऑल्सो कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन डिस्क्राइब द एबिलिटी फॉर सेल टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुली फ्रॉम देयर environment. Some examples include wound healing after injury, activation of the immune system in the response to pathogen, and the change in the gene expressed during their different development stages. Okay. सेल ट्रांजेक्शन में क्या है? ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड। सेल की एबिलिटी ये बताता है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है और किस टाइम पे कर रहा है, फास्ट है, नॉर्मल है, क्या स्लो है। ओके, ये बताता है स्टिमुली ऑफ देयर एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में कैसा कर पा रहा है रिस्पॉन्स, इस पर ध्यान देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल कैसे क्या है? जैसे हमारे स्किन पे कुछ काट लिया, चोट लग गया, घाव हो गया या तो कुछ सूजन हो गया, वो कितने देर में हील हो रहा है, कितने दिनों में वो ठीक हो रहा है या कितने मिनट में क्लॉटिंग हो रहा है हमारे बॉडी में, ये सब क्या होता है? सेल हीलिंग, वुंड हीलिंग। ओके, हमारे बॉडी की जो इंजरीज है वो कितने देर में ठीक हो रही है, इस चीज से पता चलता है कि हमारा एक्शन क्या कर रहा है, सेल सही है या नहीं है। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू पैथोजन, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैसे हमें पता चल रहा है? सपोज हम लोग बाहर जाए, खाना खाएं, अगले दिन बीमार पड़ जाए तो ऑब्वियसली बात है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होते जा रहा है। हमें हमारा सेल, हमारा जो टी सेल है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता पैथोजन से जो हमारे फॉरेन बॉडी हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं।
एंड चेंज इन द जेन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज। या तो फिर ऑब्वियसली बच्चे से बड़े, बच्चे से जवान, जवान से बुढ़े होते हैं लोग, तो स्टेज में एक रहता है स्केल जिसमें इतने परसेंट से इतने परसेंट बच्चों को रहेगा, जवानी में इतने परसेंट रहेगा। उसके दौरान भी इम्यून सिस्टम या हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के स्टेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है हमारी बॉडी में। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर सिग्नल एंड द कम्युनिकेशन विद इन अ सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर सिग्नल। जो कम्युनिकेशन होता है सेल के बीच, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरसेलुलर सिग्नल्स। ओके, एन इजी वे टू रिमेंबर दिस डिस्कशन इज बाय अंडरस्टैंडिंग द लैटिन ओरिजिन ऑफ द प्रीफिक्स। इनर मीन्स अंदर का, बिटवीन, और अगर बात कर लिया जाए सेलुलर का, तो सेलुलर मतलब हो गया सेल की बातें, हमारे अंदर की सेल की बातें जो होती है वो इंटरसेलुलर कहलाते हैं, जो एक दूसरे से सेल की एक दूसरे में आपसी कन्वर्सेशन होती है। तो ओके